नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, संघ परिवार ने इस बार 25 जून को इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर खूब स्यापा किया, खूब मातम बनाया, खूब ढिंढोरा पीटा, खूब ढोल बजाया कि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ था। और इमरजेंसी के नाम पर एक डर, एक आतंक पूरे देश में पैदा करने की कोशिश की गई, लोगों को डराने की कोशिश की गई। और जाहिर है कि डराने की कोशिश कांग्रेस को लेकर की गई कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो फिर से वो इमरजेंसी लगा सकती है, क्योंकि उसने 2 साल देश में संविधान का पालन नहीं किया। हालांकि इमरजेंसी संविधान के प्रोविज़न के तहत ही लगाई गई थी, गलत लगाई गई थी, उसका दुरुपयोग किया गया, अत्याचार किए गए, नागरिक अधिकारों का हनन किया गया, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन 50 साल पहले हुई एक घटना को इस तरह से प्रचारित करना, संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की बात करना, कैबिनेट बुलाकर एक निंदा प्रस्ताव पारित करना और 2 मिनट का मौन धारण भी करना, ये अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। ये तिल का ताड़ बनाने की कोशिश है। और क्यों है ये कोशिश? इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं उन कारणों में विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन 2-3 कारण आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मुख्य मुद्दा मेरा आज इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी की वो राजनीति है जिसने इस देश में एक नई राजनीति पैदा की, और जो राजनीति आगे चलकर देश के लिए एक अभिशाप बन गई। उस राजनीति की बात करूंगा आज मैं। लेकिन इमरजेंसी के नाम पर ये जो ढोंग किया जा रहा है, जो पाखंड किया जा रहा है, उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। पहले अव्वल तो ये है कि आरएसएस के सर संघ चालक जो थे उस समय, बाला साहब देवरस, उन्होंने इमरजेंसी की तारीफ की थी, इमरजेंसी का समर्थन किया था, इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी थी, इंदिरा गांधी से वो मिलना चाहते थे। और जब इंदिरा गांधी मिलने को तैयार नहीं हुई तो उन्होंने विनोबा भावे के जरिए मिलने की कोशिश की। तो संघ परिवार उस समय दोहरा रुख अख्तियार कर रहा था। एक तरफ उसके कार्यकर्ता, प्रचारक, नेता इंदिरा गांधी के खिलाफ अभियान चला रहे थे, इमरजेंसी के खिलाफ अभियान चला रहे थे, और दूसरी तरफ संघ सरकार के साथ तालमेल की गुंजाइश भी ढूंढ रहा था, अपने बचाव के रास्ते भी तलाश रहा था। तो एक ये छद्म जो है, ये वहाँ पर उस समय रचा जा रहा था आरएसएस की तरफ से। खैर, कुछ आरएसएस के, बीजेपी के बड़े नेता जेल भी गए, उन्हें परेशानियां भी हुई, इससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो शोर मच रहा है वो दरअसल, वो कहते हैं ना कि उंगली काटकर शहीद बनने की कोशिश करना, वो है। एक दूसरी कोशिश इसमें यह है कि चूंकि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का अभियान चला रहा है, और उससे ये सरकार कटघरे में है, क्योंकि ये सरकार खुद अघोषित आपातकाल के तरह इस देश को चला रही है। इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सारी संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रखा जा रहा है, उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है, संसद को ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, संविधान का मखौल बनाया जा रहा है, लोकतांत्रिक ढंग से देश चल ही नहीं रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी नेताओं को एजेंसियों के जरिए टारगेट किया जा रहा है। तो एक पूरा माहौल जो इमरजेंसी में भय और आतंक का था, वो इस सरकार ने भी बना रखा है। और जिस तरह इंदिरा गांधी एक निरंकुश सरकार चला रही थी इमरजेंसी के दौर में, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी भी एक निरंकुश सरकार चला रहे हैं। वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं मानते हैं, संसद में जवाबदेही नहीं साबित करते हैं, मीडिया के सामने उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। मीडिया को उन्होंने ख़त्म कर दिया। उस समय उन्हीं की पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि मीडिया से कहा गया था कि बेंड करो, झुको, और वो क्राउल करने लगा, रेंगने लगा।
आज तो रेंगने की भी स्थिति नहीं, हो तो चरणों में पड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति कर दी गई है। तो कोई भी लोकतंत्र का अंग इस समय स्वस्थ ढंग से काम नहीं कर रहा है, स्वतंत्र ढंग से काम नहीं कर रहा है, चाहे वो विधान पालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, और चाहे फिर मीडिया हो। मीडिया अघोषित रूप से चौथा स्तंभ माना जाता है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो ये एक अघोषित आपातकाल को छिपाने की कोशिश है, इमरजेंसी का हवा खड़ा करना, उसके पीछे एक ये इरादा है। दूसरी बात, आखिरकार संघ परिवार ने स्वतंत्रता आंदोलन के साथ गद्दारी की थी, वो उसमें हिस्सा नहीं लिया था बल्कि उसके खिलाफ काम किया था। तो ये कुंठा, एक ग्रंथि संघ परिवार में है। अब उसको कैसे छिपाएं, क्योंकि कोई संघर्ष तो किया नहीं था। अब इस जो 2 साल का एक कहना चाहिए काला अध्याय था भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास का, उसमें जो छोटी मोटी कुर्बानियाँ दी थी उसी को बढ़ा चढ़ा कर बताना है और अपने को माफ़ी वीर से शूरवीर तक के रूप में पेश करना है। ये एक बड़ी बात। और भी बहुत सारे इसके पहलू हैं। मोदी जी खुद अपनी छवि चमकाना चाहते हैं क्योंकि उनको लोकतंत्र विरोधी, निरंकुश बताया जा रहा है, तो वो इमरजेंसी की आलोचना करके अपने आप को ज़्यादा लोकतांत्रिक जताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वो उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि लोग 11 साल से देख रहे हैं। अब मैं आता हूं कि आपातकाल के दौरान जो राजनीति हुई और उसके बाद जो राजनीति हुई, उसने कैसे हिंदुस्तान के राजनीतिक नक्शे को बदला। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया। उसमें समाजवादी किस्म के नेता भी थे, उसमें संघ परिवार से जुड़े नेता भी थे, उसमें वामपंथी नेता भी थे, और विभिन्न धाराओं के जो भी इमरजेंसी का विरोध करने वाले पत्रकार, बुद्धिजीवी जो भी जेल में थे, वहाँ पर उन लोगों का एक तरह से संगम हुआ, उनके बीच कुछ रिश्ते बन गए। और जब इंदिरा गांधी ने 1977 में आपातकाल खत्म किया और चुनाव की घोषणा की, तो विपक्षी दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाने का फैसला किया और जनता पार्टी अस्तित्व में आई। उसमें आरएसएस प्रेरित, आरएसएस के गर्भ से जन्मी जनसंघ वो भी शामिल हो गई, उसने भी अपने को विलीन कर दिया, जनता पार्टी बन गई, चुनाव जीतकर सत्ता में आ गई। अब यहां से खेल शुरू होता है। आरएसएस के, बीजेपी के नेता जो भी महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी देश के विदेश मंत्री बन गए, लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बन गए। तो इस तरह से आरएसएस और बीजेपी या जनसंघ के जो नेता जनता पार्टी में थे, उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए जितनी भी संवैधानिक और दूसरी संस्थाएं थी, उनमें आरएसएस के लोगों को भरना शुरू किया। उसी दौरान मीडिया में भी ढेर सारे लोगों को भरा गया पत्रकारों के नाम पर, और वो धीरे धीरे आज तक अपनी एहसान का बदला चुका रहे हैं। उनकी नई पीढ़ी भी आ गई है और वो भी वही काम कर रही है। तो एक तो ये हुआ, सरकार में रहते हुए क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। उस जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ के नेताओं ने ये खेल खेला, लेकिन वो सरकार चली नहीं। वो सरकार चली नहीं और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई। लेकिन ये जो राजनीति हुई, इसने देश की राजनीति का जो की बनावट है उसे बदल डाला। किस तरह से बदला? जनता पार्टी बनने या उसकी सरकार बनने के पहले तक बीजेपी एक अछूत पार्टी मानी जाती थी। उसे नस्लवादी, फासिस्ट पार्टी माना जाता था। वो सांप्रदायिक पार्टी थी और उसका संघ से रिश्ता था जो कि घनघोर सांप्रदायिक माना जाता था। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बोल चुके हैं। गांधी की हत्या में उसकी भूमिका को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और बाद में जितने भी दंगे होते थे उसमें ये माना जाता था कि आरएसएस और बीजेपी की कहीं ना कहीं कुछ भूमिका रहती है। तो वो कटघरे में था और कोई भी विपक्षी दल उससे सटने की जुर्रत नहीं करता था। हालांकि
1967 में जब कई राज्यों में संवित सरकारें बनी तो समाजवादियों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में हिस्सेदारी की। तो पहला मौका 1967 का था जब बीजेपी को कुछ हद तक वैधता राज्यों में मिलनी शुरू हुई समाजवादियों के बदौलत। समाजवादी पार्टियां उस समय काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, उनका काफ़ी आधार हुआ करता था और जनसंघ भी थी, लेकिन बहुत हाशिए की ही पार्टी थी। लेकिन वो इन समाजवादी पार्टियों के कंधे पे सवार होकर सत्ता में, सरकार में आने में सक्षम हो गई पहली बार राज्यों में 1967 में। लेकिन 1977 का जो खेल था उसे उसने राष्ट्रीय राजनीति में और केंद्रीय सरकार में एक बड़ी भूमिका निभाने का मौका दे दिया। अब जो आधी अधूरी वैधता थी वो पूर्ण वैधता में बदल गई। और ये वैधता किसने दी? वही समाजवादी पार्टियों का जो कुनबा था, उनको सत्ता में आने की हड़बड़ी थी, सत्ता हासिल करने की हड़बड़ी थी। और जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट को लीड किया था, वो आरएसएस के झांसे में आ गए। ये आश्चर्य की बात है कि जयप्रकाश नारायण जैसा परिपक्व नेता, जिसने आज़ादी की आंदोलन में हिस्सेदारी की थी, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, उन्हें सांप्रदायिक कतई नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो एक सांप्रदायिक संगठन और उससे निकले दल के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। शायद उन्हें उस समय लगा होगा कि जो इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार है उसको हटाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन इस चक्कर में उन्होंने एक दूसरी बीमारी इस देश को दे दी और वो थी भारतीय जनता पार्टी, जो कि जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी के नाम से सामने आई। लेकिन उस सरकार में हिस्सेदारी की वजह से बीजेपी को एक वैधता मिल गई, पहचान मिल गई और फिर वो अपने पैरों पर उसने खड़ा होना शुरू कर दिया। इस बार उसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और गांधीवादी समाजवाद, इन दोनों का मिक्सचर किया। 1980 में जब पार्टी बनी तो ये दोनों चीज़ें लेकर पार्टी शुरू हो गई। और यहाँ से फिर आप देखिए कि बीजेपी का जो सफ़र है कैसे एकदम से आगे बढ़ने लगता है। यही बीजेपी धीरे धीरे करके समाजवादी पार्टियों को, नेताओं को खाने लगती है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का आंदोलन शुरू होता है या मुद्दा शुरू होता है और बीजेपी धीरे धीरे करके हिमाचल प्रदेश में पालमपुर में एक अधिवेशन होता है और राम मंदिर निर्माण अभियान का समर्थन कर देती है। और इस तरह से एक घनघोर सांप्रदायिक अभियान आज़ादी के बाद का शुरू होता है, जिसके ऊपर बीजेपी सवार हो जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकालते हैं और इस तरह से पूरे देश भर में एक हिंदुत्व का माहौल बनने लगता है, हिंदुत्व की राह निकल पड़ती है और हिंदुत्ववादी धीरे धीरे भारतीय राजनीति पर हावी होने लगते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि फिर जिस तरह से कई राज्यों में वो अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है और वीपी सिंह की सरकार में एक बार फिर एक बार कंधा देते हैं जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जो कि वीपी सिंह के साथ आ गए थे उस समय जब उन्होंने राजीव गांधी को गच्चा देते हुए एक अलग पार्टी बनाई और फिर बीजेपी और लेफ्ट के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। तो एक बार फिर उसमें लेफ्ट सरकार में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने भी बाहर से ही समर्थन दिया और इस तरह से उसने अपने को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति में अपने को वैधता हासिल करने की जो बची खुची थी वो उसमें कामयाब हो गई और तमाम दलों के साथ मेल जोल और ये सब शुरू हुआ। और उसके बाद से उसका रास्ता धीरे धीरे, हालांकि बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद उसके लिए मुश्किलात खड़ी हुई, क्योंकि एक बार फिर से वो कटघरे में आ गई, उसकी वैधता फिर से संदिग्ध हो गई, एक बार फिर से वो सांप्रदायिक पार्टी के रूप में चिन्हित किए जाने लगी, अछूत हो गई। लेकिन 2-3 साल 4 साल के अंतराल के बाद वो फिर वही
जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, पार्टियां बदलकर, क्योंकि तब तक उसका गिरावट शुरू हो गई थी, समाजवादी पार्टियों में बिखराव शुरू हो गया था और उनमें से बहुत सारे नेता निकल कर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार वगैरह वगैरह सब बीजेपी की राह पकड़ने लगे और बीजेपी फिर आगे बढ़ने लगी। एक दूसरा आंदोलन जिसने बीजेपी को फिर एक जंप दिया, एक इमरजेंसी विरोधी आंदोलन, फिर राम जन्मभूमि का आंदोलन क्या कहना चाहिए उसको, एक मुहिम थी और जो सांप्रदायिक आंदोलन था, लेकिन जो देशव्यापी कुछ एक कहना चाहिए जिसमें सारे राजनीति शामिल हो जाती है, उस तरह के एक और आंदोलन आया, अन्ना का आंदोलन। और इस बार भी बीजेपी ने उसमें घुसपैठ की, आरएसएस ने उसमें घुसपैठ की और फिर उस आंदोलन पर के कंधे पर सवार होकर एक बार फिर वो मजबूत होकर आई और फिर सत्ता में आ गई। तो ये राजनीति का नक्शा कैसे इमरजेंसी के बाद बदला, कैसे विभिन्न दलों को से जुड़कर और फिर उनको निगल कर बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई और वो फिर केंद्रीय राजनीति पर इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि आज लोग सोचते हैं कि उसे हटाना संभव भी होगा या नहीं, पता नहीं कब वो हटेगी। ये एक प्रश्न घूमता रहता है और अपनी निरंकुशता की वजह से वो सत्ता पर बहुत कहना चाहिए उसकी पकड़ बहुत मजबूत हो चुकी है, ये सब लोग मानते हैं। उसके पास बहुत सारे हथकंडे हैं, धन बल, मीडिया बल, सत्ता बल, एजेंसी बल, तमाम तरह के हथकंडे आजमा कर वो अपनी राजनीति को काफ़ी गहराई तक ले गई है, मजबूत किया है। लेकिन ये भ्रम बहुत सारी पार्टियों को अक्सर हो जाता है कि वो अपराजेय हैं, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में जनता भर अपराजेय होती है, जनता ही तय करती है और जनता कब समझ जाए क्या चीज़ें और किस तरह से अपना रुख बदल दे, कोई नहीं जानता। इस जनता जनार्दन का रुख कब बदलता है उसका इंतज़ार करना चाहिए। और इमरजेंसी का ये जो ढोल ढिंढोरा पीटा जा रहा है, मातम मनाया जा रहा है, इसे केवल एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के तौर पर लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।